राजनीतिक चिंतक, प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक के अंतर्गत हम अरस्तु के विचारों को पढ़ रहे हैं और अरस्तु के विचारों में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार हम पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व के अंक में हमने ये जाना था कि अरस्तु ने क्रांति के कौन से कारण बताए हैं। हमने देखा था कि अरस्तु ने कुछ सामान्य कारण बताए हैं, कुछ विशेष कारण बताए हैं और विशेष शासन पद्धतियों में विशेष कारण बताए हैं। अरस्तु क्रांति यानी हर एक बदलाव को क्रांति मानता है। संविधान में, शासन में, राज्य में जो भी छोटा बड़ा बदलाव होगा उसे क्रांति मानता है, ये भी हमने कहा। अब अरस्तु न केवल क्रांति का अर्थ बताता है, न केवल क्रांति के कारण देता है, अपितु वो उस क्रांति के प्रतिकार के साधन भी बताता है कि राज्य सुरक्षित रहे, संविधान स्थिर रहे, राज्य में बार बार बदलाव नहीं हो, शासक को बार बार नहीं बदले। इसके लिए कुछ उपाय हमें करने चाहिए। वो जो क्रांति के प्रतिकार के उपाय अरस्तु बताता है, आज वो हमारे पढ़ने का विषय है कि अरस्तु क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय। तो जैसा कि अरस्तु ने कारण 3 भागों में बांट के बताया, पर उसके प्रतिकार के उपाय 2 भागों में बांट के विश्लेषित करता है। एक तो सामान्य उपाय, यानी प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक राजा को, प्रत्येक शासक को इन उपायों को अपनाना चाहिए ताकि वहां पर क्रांति नहीं हो, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं हो। ये सामान्य उपाय। जैसे शासक को आम जनता के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, शासक को संविधान की भावनाओं के अनुरूप आचरण करने के लिए नागरिकों को प्रेरित करना चाहिए। ये सामान्य उपाय है जो यदि कोई अपनाता है तो उसके राज्य में क्रांति नहीं होती। दूसरा, विशेष शासन पद्धतियों में विशेष उपाय है। लोकतंत्र है तो क्या उपाय होंगे, आधुनिक तंत्र है तो क्या उपाय होंगे, अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने शासन को स्थिर रखने के लिए उसे क्या उपाय करने चाहिए, यह अरस्तु बताता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अरस्तु सामान्य उपाय बताता है। सामान्य उपाय में पहला है, शासक और शासक के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध होना चाहिए। यदि शासक शासितों पर अन्याय करता है तो सद्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं रहेगा, सद्भावनापूर्ण संबंध नहीं रहेगा। तो सद्भावनापूर्ण संबंध के लिए जरूरी है कि वो न्यायपूर्ण व्यवहार करे। शासन आचरण उसका ऐसा हो कि जिनके ऊपर वो शासन कर रहा है उन्हें लगे कि हाँ ये हमारा शासक है, और उनके बीच में सद्भाव बना रहे, उनके बीच में तनाव नहीं आए, उनके बीच में संघर्ष नहीं। ये हर शासक को ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना। दूसरा, नागरिकों को संविधान की भावनाओं के अनुरूप शिक्षित करना। वो ये मानता है कि जो शासक है उसे चाहिए कि संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो आदर्श है, संविधान जो चाहता है, शासन जो चाहता है, उसके अनुरूप नागरिकों का मनोविज्ञान तैयार किया जाए, नागरिकों को तैयार किया जाए, नागरिकों की भावनाओं को उनके अनुरूप ढाला जाए। यदि ऐसा होता है तो नागरिक कभी भी क्रांति नहीं करेंगे। तो नागरिकों को संविधान की भावनाओं के अनुरूप, संविधान के मूल्यों के अनुरूप, संविधान के आदर्शों के अनुरूप शिक्षित करना, ये भी जरूरी है क्रांति से बचाव के लिए। फिर एक कानून का पालन। कानून का पालन शासक भी करे और शासन भी करे, तभी क्रांति से बचाव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। फिर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। कोई मानता है अरस्तु कि यदि किसी राज्य में राजनीतिक सत्ता पर वर्ग विशेष का अधिकार है, एकाधिकार है, तो दूसरा वर्ग असंतुष्ट होगा और निश्चित तौर पर क्रांति होगी। तो क्रांति से यदि बचना है तो किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार राज्य पर नहीं होना चाहिए, राजनीतिक सत्ता पर नहीं होना चाहिए। और इसके लिए समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों में भी बदलाव करते रहना चाहिए। फिर भ्रष्टाचार रहित शासन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उससे मानता है कि यदि भ्रष्टाचार होगा तो जनता का विश्वास शासक खो देंगे, शासन खो देंगे, और ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर क्रांति होगी, क्योंकि भ्रष्टाचारी शासन कभी भी स्थिर नहीं रह पाता है। फिर विभिन्न वर्गों में संतुलन जरूरी है, और इसके लिए अरस्तु बताता है कि सद्गुणी और धनवान को मिलकर के शासन करना चाहिए,
और उनके साथ लंदन को भी जोड़ देना चाहिए। तो एक संतुलन बना रहना, शासन में संतुलन बना रहना जरूरी है, वो एक तरफा शासन नहीं होता। फिर विदेशियों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अरस्तु मानता है कि यदि विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्त करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होने के बाद एक न एक दिन वो राज्य के लिए खतरा उत्पन्न करेंगे और क्रांति करेंगे। तो इसलिए उच्च पदों पर योग्य, ईमानदार, कर्मठ जो उसी राज्य के नागरिक हैं उन्हें नियुक्त करना चाहिए। छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ घटनाएं घटित हो रही है राज्य में और हमको लगता है कि गौण है, इनसे हमारे राज्य को, हमारे शासन को कोई खतरा नहीं है, ये करके उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे दरकिनार नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर दृष्टि डालना जरूरी है और उसका प्रतिकार करना भी जरूरी है। अन्यथा एक दिन वो जो छोटी बड़ी घटनाएं हैं जिनको हम गौण समझे जाने वाली घटनाएं कह रहे हैं, वो महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तन है, वो एक दिन राज्य में बदलाव ले आएंगे, शासन में बदलाव ले आएंगे। बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना ये भी बहुत जरूरी है। अरस्तु कहता है कि शासक को यदि अपना शासन स्थायी रखना है तो नागरिकों के मन में बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना जरूरी है, ताकि वो उसमें लगे रहे और शासन के खिलाफ किसी प्रकार की आवाज बुलंद नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में अरस्तु लिखते हैं, पॉलिटिक्स पुस्तक में, जिस शासक को राज्य की सुरक्षा की चिंता है उसे बाहरी खतरों का आविष्कार करना चाहिए और दूर के खतरों को निकट लाना चाहिए, जिससे नागरिक रात्रि को पहरेदार की भांति सचेत और चेतन रहे और उनका ध्यान कभी विचलित नहीं। तो ये वो कारण थे जो अरस्तु ने बताए सामान्य कारण, सामान्य उपाय हैं जिनके माध्यम से क्रांति से बचा जा सकता है। चाहे कोई भी शासन हो, इन उपायों को अपनाना जरूरी है। अब विशेष उपाय, जो विशेष शासन है, विशेष प्रकार के संविधान है, तो वहां पर क्या उपाय करने चाहिए? तो यदि मिश्रित संविधान है तो वहां राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली सभी स्थितियों पर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखी जानी चाहिए। यदि कुलीन वर्ग तंत्र है तो निम्न वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार और विशेष वर्ग में प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। वर्ग तंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सौंपे जाने चाहिए, जिससे वर्गीय असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं। यदि प्रजातंत्र है तो वहां पर धनिकों की संपत्ति की रक्षा का आश्वासन उन्हें देना चाहिए और जनता लोकप्रिय वक्ताओं और जननायकों के बहकावे में न आए, इस बात पर भी शासन को ध्यान देना चाहिए। यदि आतताई तंत्र है तो वहां जासूस को रखा जाना जरूरी है, जासूसी करवाना जरूरी है और विशेष करके स्त्री जासूस को रखना चाहिए। साथ ही आतताई तंत्र में जो शासक है उसे स्वयं आक्रामक नीति को अपनाना चाहिए, ताकि जनता में आक्रमण का भय बना रहे और जनता के, नागरिकों के बौद्धिक जीवन को नष्ट कर देना चाहिए, अपराधियों को दंड देना चाहिए और जो योग्य व्यक्ति है उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिए, उन्हें सम्मान भी देना चाहिए। आतताई तंत्र में शासक को चाहिए कि वो नागरिकों के भौतिक कल्याण का ध्यान रखे, धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह को बनाए रखे और वासनाओं पर नियंत्रण रखे। ये विशेष उपाय अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में क्या करने चाहिए क्रांतियों के प्रतिकार के लिए, ये अरस्तु ने बताया। तो हमने ये देखा कि अरस्तु ने क्रांति के प्रतिकार के लिए सामान्य उपाय बताए, विशेष उपाय बताए। आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु ने अच्छे शासन को स्थिर रखने के उपाय बताए, आतताई तंत्र जैसे शासन को भी स्थिर रखने के उपाय बताए, जो ठीक नहीं है। पर अरस्तु ने जो क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय बताए वो एक राजवैज्ञानिक के रूप में बताए, न कि उस अनैतिक शासन के समर्थक के रूप में। इसलिए इस आलोचना को ठीक नहीं माना जा सकता और हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने क्रांति और क्रांति के प्रतिकार के उपायों के तहत जो विचार दिए कहीं न कहीं वो उनको टीले के नजदीक रखता है। तो ये हमने जाना कि अरस्तु ने क्रांतियों के प्रतिकार के कौन कौन से उपाय